नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और हम चैप्टर कर रहे थे अम्ल, क्षारक एवं लवण अर्थात एसिड, बेस एंड सोल्ट। इसका ये पांचवा पार्ट है अर्थात हमारी इस चैप्टर की पांचवी क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पिछली क्लास में हमने अम्ल, क्षारक और क्षारक के बारे में कंप्लीट बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे लवण के बारे में अर्थात सोल्ट क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आज हमारे पास आ रहा है क्या? लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्ट बोलते हैं। क्या होते हैं लवण? तो अम्ल और क्षारक ये क्या है? क्षारक है। अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण का निर्माण करेंगे। अर्थात जब अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ होगी अर्थात एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होगी, जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो जिसका निर्माण होगा वो क्या होगा? लवण होगा, सोल्ट होगा। ठीक है। और जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लवण का जो निर्माण है वो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से होता है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है K2SO4। ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट है इसका नाम। ये क्या है? सोल्ट है। ये है पोटेशियम सल्फेट, ये है Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। अगला है CaSO4, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला है MgSO4, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसी का नाम है क्या? साधारण नमक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साल्ट बोलते हैं। अगला है NaNO3, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। अगला है Na2CO3, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और लास्ट है NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये सभी क्या हैं? लवण है, सोल्ट हैं। आगे सुनिए, परबल अम्ल एवं परबल क्षारक के लवण के पीएच का मान जो है वो कितना होगा? 7 होगा। तथा ये क्या होंगे? उदासीन होंगे। सुनिए, जब परबल अम्ल है, क्या है? परबल अम्ल प्लस ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ? परबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा। और हमने ये बात की थी कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा? लवण का निर्माण होगा। अर्थात जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। ठीक है। अब ऐसे सुनिए, यहां पर परबल अम्ल है और यहां पर परबल अम्ल है। मतलब अम्ल जो है ये यहां का वो स्ट्रोंग है, ताकतवर है। और यहां पर जो क्षारक है वो भी क्या है? स्ट्रोंग है, ताकतवर है। अब देखिए दोनों लड़ेंगे, देखिए दोनों ताकतवर हैं। और जब दोनों लड़ेंगे तो एक दूसरे की शक्ति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अर्थात दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, दो व्यक्ति लड़ते हैं जब बराबर ताकत होती है उनके बीच में, जब दोनों लड़ते हैं तो कोई भी नहीं जीतता है। मतलब वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो यहां पर जिस लवण का निर्माण होगा वो कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। तो यहां पर जो लवण बनेगा वो बनेगा उदासीन लवण, उदासीन लवण। और साथ में किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। यह बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जो लवण बना है इसका हमें पीएच पूछेगा, तो इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। तो इसका पीएच कितना होगा? 7। अर्थात जो उदासीन लवण होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है परबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से क्या होता है? कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। सुनिए, जब परबल अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? दुर्बल क्षारक के साथ, दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा। तो सुनिए, ये तो क्या है? परबल है मतलब कठोर है, और ये क्या है? दुर्बल है मतलब कमजोर है। जब ये दोनों लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? ताकतवर जीतेगा ना। मतलब जो लवण बनेगा
वो कैसा बनेगा? अम्लीय बनेगा, क्योंकि ये जीतेगा ना तो अम्लीय लवण बनेगा, ध्यान में रखना है, अम्लीय लवण बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। अब अम्लीय लवण है तो इसकी पीएच कितनी होगी? जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनकी पीएच किस रेंज के बीच में होती है? तो उनकी पीएच होती है 0 से तो क्या होते हैं? अधिक, और 7 से क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो इनकी पीएच, अम्लीय लवण की पीएच जो होगी वो 0 से तो क्या होंगे? अधिक, 0 से अधिक और 7 से कम, इनके बीच में इसकी क्या होगी? पीएच मान होगा इनका। ठीक है, आगे सुनिए। जब परबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्या होंगे? क्षारकीय होंगे। यानी जब परबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण होंगे, ये लीजिए समझाता हूं, यहां पर जब परबल क्षारक जो है, जब वो दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो लवण है वो कैसा बनेगा? देखिए क्षारक क्या है? परबल है। अम्ल कैसा है? दुर्बल है। जब दोनों लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? परबल, मतलब जिसमें ताकत ज्यादा है, मतलब ये जीतेगा। तो लवण कैसा बनेगा? परबल कौन है? क्षारक है। तो लवण कैसा बनेगा? क्षारकीय लवण। तो यहां पर क्षारकीय लवण बनेगा, क्षारकीय लवण बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। अब ये जो क्षारकीय लवण है इसकी पीएच कैसी रहेगी? तो क्षारीय लवण जो होते हैं उनकी पीएच किस रेंज के बीच में होती है? तो उनकी रेंज होती है 7 से तो क्या होते हैं? अधिक, और 14 तक होती है उनकी पीएच। ठीक है, तो इन क्षार के लवण का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे और देख लीजिए, आगे मैं बताता हूं। जब क्या, जब दुर्बल अम्ल रहे और प्लस दुर्बल ही क्या रहे? क्षारक रहे, तो जो लवण बनेगा, देखिए ये भी दुर्बल है मतलब कमजोर है, ये भी कमजोर है। जब दोनों लड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों की शक्ति टूट जाएगी, कोई भी नहीं जीतेगा। तो यहां पर लवण कैसा बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। तो यहां पर बनेगा उदासीन लवण, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, वाटर बनेगा। अब जो उदासीन लवण है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो उदासीन लवण का पीएच मान जो होगा वो कितना रहेगा? 7 रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? तो इस स्लाइड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए पीएच के बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने बताया था। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक के मान बताता है, जिसमें 0 से लेकर के 0 से अधिक और 7 से कम के का जो रेंज होता है वो अम्लता को दर्शाता है, और 7 से अधिक और 14 तक जो रेंज होता है पीएच रेंज वो क्षारीयता को दर्शाता है। यह बात हमने समझी थी। और जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो क्या रहेगा? उदासीन, मतलब वो न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और पिछली क्लास को अवश्य देखिए ताकि आगे का अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, अब हमारे पास आता है क्या? साधारण नमक। साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साधारण नमक क्या है? चलिए, तो साधारण नमक है, साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। इस NaCl को बोलते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र पूछे तो क्या होता है? NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछे NaCl होता है। ठीक है, अब चलिए बनता कैसे है NaCl? साधारण नमक, साधारण नमक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड के अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यहां पर आएगा हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनता है। कैसे? देखिए HCl लिया मैंने, प्लस क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और साथ में जल बनता है। ये क्या है, अम्ल है, और इस अम्ल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है इसका। और ये क्या है, क्षारक है, बेस है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों ने अभिक्रिया की तो क्या बना, NaCl बना, यानी साधारण नमक बना। ये क्या है, लवण है, सोल्ट है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, अर्थात इसी को बोलते हैं साधारण नमक बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। और साथ में ये हमारे पास क्या है, जल है। तो इस प्रकार से ये बनता है। दूसरी विधि इसकी ये है कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल कैसा होता है, खारा होता है। तो समुद्री जल का हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। तो वाष्पीकरण करेंगे तो क्या होगा, जल तो उड़ जाएगा और नमक क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से तो समुद्री जल के वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा भी NaCl को बनाया जाता है। तो आगे देखिए, यह समुद्री जल के वाष्पीकरण से बनता है। अगला है, यह रसायनों का कच्चा पदार्थ कहलाता है। तो NaCl को रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं। क्यों कच्चा पदार्थ, किसी भी वस्तु कब बोलते हैं, जब उसे कई प्रकार की वस्तु बनती है, पदार्थ बनते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कच्चा पदार्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, आज के एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है, 1-2 साल छोड़ करके। ठीक है, तो रसायनों का कच्चा पदार्थ किसको कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड या NaCl या साधारण नमक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा NaCl, NaCl है ना, NaCl तो है ये खुद, इसके द्वारा NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा है। इसको बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अगला है Na2CO3.10H2, इसको बोलते हैं क्या, धावन सोडा। ये धावन सोडे का फॉर्मूला है, धावन सोडा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। आगे है CaOCl2, इसको बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, चूर्ण। देखिए ये गलत टाइप हो गया है, NaCl तो एक खुद है ही। ठीक है, तो देखिए इस NaCl के द्वारा अर्थात साधारण नमक के द्वारा क्या क्या बन रहा है, देखिए बेकिंग सोडा बन रहा है, धावन सोडा बन रहा है, विरंजक चूर्ण बन रहा है, और भी कई पदार्थ बनते हैं। इसलिए इसे रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं। देखिए ये फॉर्मूले आपको याद करना जरूरी है। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका दूसरा क्या नाम है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। धावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2, अर्थात धावन सोडे में 10 जल के अणु होते हैं। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये क्या है, एक क्षारक है। क्या है, एक क्षारक है। ठीक है, बेस है। अब देखिए बनता कैसे है ये, तो देखिए सोडियम जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा ही बनता है, अर्थात साधारण नमक के द्वारा ही ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। मतलब इस प्रकार से एक पात्र रहेगा, इसमें जल रहेगा, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, साथ में इसमें NaCl रहेगा, ऐसे बीच बीच में ऐसे क्या रहेगा, NaCl रहेगा। और इसमें क्या रहेंगी, 2 छड़ रहेंगी, एक तो एनोड वाली, 2 छड़ रहेंगी ऐसे,
और इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे, प्लस और माइनस। इसको तो एनोड बोलेंगे, ठीक है, प्लस वाले को, और जो माइनस वाला है उसको कैथोड बोलेंगे। ये बात समझ में आई क्या? और इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, और इसके बीच में एक झिल्ली रहेगी। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इस प्रकार से जल ले लेते हैं और इसमें सोडियम क्लोराइड ढाल देते हैं। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए आगे, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन से तो क्या आया? क्लोर आया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? एक क्षारक है। क्या है? क्षारक। तो इससे आ गया है क्षार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। अब सुनिए, देखिए NaCl तो ये है ही, इसको किसमें घोला? H2O, जल में घोला। देखिए ये विलेन बना दिया है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या बना? NaOH बना। क्या बना? NaOH। और साथ में क्या क्या बना? Cl2 गैस, और साथ में H2 गैस बनी। अब ये बनी कहां पर? तो देखिए, जो क्लोरीन गैस है वो तो कहां पर बनी है? कहां पर बनती है? एनोड पर बनती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, क्लोरीन गैस है वो किस पर बनती है? तो वो बनती है एनोड पर मुक्त होती है। एवं जो हाइड्रोजन जो गैस है वो कहां पर बनती है? कैथोड पर बनती है। हाइड्रोजन गैस कहां पर बनेगी? कैथोड पर बनेगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन किसका निर्माण कर रहे हैं हम? NaOH। जो NaOH है इसका निर्माण कहां पर होगा? इसका निर्माण भी कहां पर होगा? कैथोड पर ही होगा। तो कैथोड पर किस किस का निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण हो रहा है। और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या कि क्लोरीन गैस के उपयोग क्या है, H2 गैस के उपयोग क्या है, और NaOH के उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? बनता कैसे है कि हम NaCl लेते हैं, NaCl को किसमें घोलते हैं? पानी में घोलते हैं। अब NaCl उस जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो क्लोरीन गैस है वो तो कहां पर बनेगी? एनोड पर बनेगी। और हाइड्रोजन गैस है वो कहां पर बनेगी? कैथोड पर। और कैथोड पर ही क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यह बात समझ में आई क्या? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या कि क्लोरीन गैस है इसके उपयोग, हाइड्रोजन गैस के उपयोग, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है Cl2 के उपयोग क्या क्या है। तो इस Cl2 गैस के उपयोग हैं जल की स्वच्छता, यानी जल को स्वच्छ बनाना। अगला है इसी का उपयोग स्विमिंग पूल में किया जाता है। इसी का उपयोग पीवीसी, पीवीसी, देखिए पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसी का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग CFC में किया जाता है, और इसी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये आपको उपयोग याद करना जरूरी है, पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं H2 गैस के उपयोग। पहली बात, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसी का उपयोग मार्गरीन के रूप में किया जाता है, और इसी का उपयोग खाद के लिए करते हैं, और इसी का उपयोग अमोनिया निर्माण में करते हैं। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? तो जब H2 की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? N2 के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा? NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा। इसलिए देखिए H2 आ रही ना, तो इस H2 का उपयोग अमोनिया निर्माण में किया जाता है। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे NaOH के उपयोग, यूजेज ऑफ NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। पहली बात, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए
जब हम दांतों पर ग्रीस लगाते हैं ना, तो उसको हटाने के लिए इस NaOH का ही उपयोग किया जाता है। अगला है साबुन तथा अपमार्जक निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? NaOH। और NaOH क्या है? क्षारक है। आगे देखिए, कागज बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं और इसके अलावा कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह बात होती है किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। बनता कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो जब NaCl को जल में घोला जाता है और उस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एनोड पर तो कौन बनेगी? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर कौन कौन बनेगा? H2 गैस बनेगी। साथ में NaOH विलयन का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया को क्या क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्लोरीन गैस बन रही है, तो क्लोरीन से तो आ गया है क्लोर, और साथ में क्षार आ रहा है, तो NaOH है वो क्या है? क्षारक है, इसलिए वहां से आ गया है क्षार। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? विरंजक चूर्ण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। पहली बात, बनता कैसे है? तो आपका जो भुजा हुआ चूना है, भुजे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास बनता है विरंजक चूर्ण, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। तो जब भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। आइए बात करते हैं। तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या बनेगी? क्लोरीन का निर्माण होगा। क्योंकि हमें क्लोरीन गैस चाहिए, तो किसका? जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से क्या किसका निर्माण होगा? क्लोरीन का निर्माण होगा। अब इस क्लोरीन गैस को किसमें प्रवाहित करेंगे? तो इस क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें करते हैं? विरंजक। इस क्लोरीन गैस को जो चूने का पानी होता है उसमें प्रवाहित करेंगे। जब प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब सुनिए, शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ये एक क्षारक है, और कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा क्या नाम है? भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने का उपयोग कहां पर करते हैं? इस बुझे हुए चूने का उपयोग हम घर की दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस बुझे हुए चूने में अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। जब इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो हमारे पास क्या बना? CaOCl2। यही तो सूत्र होता है किसका? विरंजक चूर्ण का अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये क्या है? विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर है, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा अर्थात H2O बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते क्या? विरंजक चूर्ण के उपयोग पढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आता है क्या? यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण के उपयोग। पहला हमारे पास है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अर्थात जो पीने वाला जल होता है, जब उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिसे जीवाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा है इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उपचायक क्या होते हैं? जो किसी का उपचयन करते हैं। क्यों? क्योंकि विरंजक चूर्ण के पास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ये किसी पदार्थ क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। जब ये किसी पदार्थ को ऑक्सीजन देगा तो ये क्या है? एक उपचायक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तीसरा, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के वस्त्र के विरसन के लिए अर्थात जो वस्त्र जो होते हैं उनका रंग उड़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के रूप में किया जाता है। अर्थात कपड़ों को साफ करने के लिए
कपड़े को रंग उड़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारे पास क्या, विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। पहली बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। आगे सुनिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, अर्थात ये इसका सूत्र है और इसका ये नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बनेगा कैसे, तो जब NaCl की अभिक्रिया है, यानी NaCl को किस में डालें, जल में, और जल में इनकी अभिक्रिया कराएं CO2 के साथ और NH3 के साथ, अर्थात इन चारों की अभिक्रिया होगी, किस किस की, NaCl, इसका तो क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, इसी का क्या नाम है, साधारण नमक नाम है। और NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड को क्या नाम दिया गया था, रसायनों का कच्चा पदार्थ। तो देखिए NaCl है, ये किसका निर्माण कर रहा है, बेकिंग सोडे का, ठीक है। और NaCl ही है वो किसके निर्माण में सहायक था, ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी सहायक था। तो जब NaCl की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, साथ में CO2 होती है और साथ में NH3, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। जब इन चारों की अभिक्रिया होती है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो बनता है NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और एक क्या बनेगा, ये है NaHCO3, ये क्या है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। तो ये है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बनाने की विधि। अब देखिए जब गर्म करते हैं किसको, इस बेकिंग सोडा को तो क्या होगा, देखिए बेकिंग सोडा है, ये कब काम में लिया जाता है, जैसे खाना बनाने में, खाने को जल्दी से पकाने में, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में, जब इसको ढालते हैं। अब देखिए ढालेंगे तो खाना को पकाएंगे, है ना, खाने को पकाएंगे तो ये गर्म होगा ना, तो ये जब गर्म होगा, ये है NaHCO3, मतलब इसको क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी। जब खाने में डालेंगे और खाने को पकाएंगे तो उसको उष्मा मिलेगी, इसको मतलब ताप मिल रहा है, अर्थात ये गर्म हो रहा है। तो गर्म होगा तो क्या क्या बनेगा, Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बन रहा है, H2 अर्थात जल बन रहा है, और साथ में ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए बेकिंग सोडे का जो उपयोग है वो केक वगैरह होते हैं उसको स्पंजी बनाने के लिए अर्थात मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आ जाए कि जो केक वगैरह हैं उनको स्पंजी या मुलायम बनाने के लिए, जो ब्रेड वगैरह या केक वगैरह होते हैं उनको मुलायम बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडे का। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बनती है CO2 गैस, और CO2 गैस जो होती है वो ब्रेड और केक वगैरह है उनको क्या करती है, स्पंजी बनाती है, मुलायम बनाती है, ठीक है। तो ये CO2 गैस क्या होती है, उनके लिए उत्तरदायी होती है ब्रेड और केक को स्पंजी व मुलायम बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है बेकिंग सोडा के उपयोग। पहली बात, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति अर्थात बेसिक नेचर का होता है। कैसे करते हैं एंटी एसिड के रूप में, तो देखिए हमारे स्टोमच में अर्थात आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जब हमें अपच होता है अर्थात इनडाइजेशन होता है तो HCl अधिक मात्रा में बनता है, और अधिक मात्रा में बनेगा तो हमें खट्टी डकारें आएंगी और साथ में हमें जलन होगी। उस जलन से राहत पाने के लिए हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो डॉक्टर जो होता है वो हमें क्या क्या लिखता है, एक पाउडर लिख करके देता है, ठीक है। उस पाउडर में क्या होता है, क्षारक होता है, क्योंकि अम्ल को शांत करने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करानी पड़ती है, क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि जब अम्ल होता है और क्षारक होता है, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे गुणों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं।
और जब एक दूसरे गुणों को नष्ट करेंगे तो हमें जलन शांत हो जाएगी और साथ में खट्टी डकारें नहीं आएंगी। इसलिए इसका उपयोग, तो जिस क्षारक का उपयोग किया जाता है किसको, जलन रोकने के लिए, खट्टी डकारें रोकने के लिए, उसको क्या क्या बोलते हैं, एंटाइसिड बोलते हैं। तो जो बेकिंग सोडा ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए हम इस पेट की जलन को रोकने के लिए और खट्टी डकारों को रोकने के लिए ये हम ले सकते हैं बेकिंग सोडा, इसलिए क्या है, एंटा एसिड है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके लिए, इसके अलावा एंटा एसिड कौन सा है, ध्यान में रखना है, ये है MgOH का होल ट्वाइस। इसी का क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी को बोलते हैं क्या, प्रति अम्ल बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, इसके द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है, मतलब इनको स्पंज बनाया जाता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। और लास्ट है, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा अर्थात बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। आई होप आपको स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा पसंद होंगे अच्छे से। तो अगर आप बनाना चाहते हैं स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा तो आप एक बार बेकिंग सोडा जरूर डालना, वो भी देखें निश्चित अनुपात में, ज्यादा डालने से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है अब क्या, धोने का सोडा, जिसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। अब देखिए वॉशिंग पाउडर है, ये बनता कैसे है, तो देखिए आपका बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडे का हमने क्या किया, गरम किया, गरम करने पर क्या क्या बना था, गरम करने पर एक तो बना था Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट बना। यहां पर मैं बताता हूं, तो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या था, NaHCO3 ये था। जब इसको हमने क्या किया, गरम किया, मतलब इसको क्या दी, हीट दी, उष्मा दी, तो हमारे पास एक तो बन गया Na2CO3 प्लस में जल बनेगा और साथ में CO2 बनेगी। पहली बात सुनिए, धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको गर्म किया तो हमारे पास क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए ये वाला जो है ये दावन सोडे के सूत्र में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके साथ हम क्या कर देंगे, जल और जोड़ना है, कितने अणु, 10 अणु। तो Na2CO3 के साथ हम क्या जोड़ देंगे, 10 जल के अणु जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो ये पढ़ लीजिए, यही लिखा हुआ इसमें, तो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये बेकिंग सोडा, इसको गर्म किया तो हमारे पास क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, जल जोड़ते हैं, और किसी भी यौगिक के साथ जब जल जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इस Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट का क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे अर्थात जल जोड़ेंगे 10 अणु, तो क्या हो जाएगा, धावन सोडे का निर्माण हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो देखिए Na2CO3 के साथ 10 जल के अणु जोड़ दिया तो क्या बन गया है, धावन सोडा प्राप्त हो गया है। तो ये हो गया क्या, किसके बारे में, धावन सोडा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्या, धावन सोडा, इसी का इंग्लिश नाम क्या है, वॉशिंग पाउडर। इसके उपयोग पढ़ेंगे अर्थात यूजेज ऑफ वॉशिंग पाउडर या यूजेज ऑफ धावन सोडा। आगे देखिए, तो हमारे पास है धावन सोडा के उपयोग। पहला है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, अर्थात धावन सोडे का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग, अर्थात दूसरा है इसका ना, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तो घरों में साफ सफाई के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और लास्ट है जो खारा जल होता है, क्या होता है, खारा जल, जिसको बोलते हैं कठोर जल।
तो कठोर जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडा। तो धावन सोडे का सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2। ध्यान रखना है, धावन सोडे में कितने जल के अणु होते हैं? तो इसमें होते हैं 10 जल के अणु होते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, अगला हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलन का जल। यानी क्रिस्टलन का जल क्या होता है? तो किसी भी यौगिक में कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। जैसे अभी हमने पढ़ा था क्या, कि जो धावन सोडा होता है उसमें कितने जल के अणु थे, जुड़े हुए थे? 10 जल के अणु जुड़े हुए थे। तो उनको ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। तो आइए, तो लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण था हमारे पास क्या? धावन सोडा। उसका सूत्र था और उसमें क्या जुड़ा हुआ था? जल के अणु जुड़े थे। तो इकाई जल, इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na2CO3.10H2, ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका धावन सोडा, धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा। तो इसमें कितने जल के अणु हैं? 10 जल के अणु हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे पास है CaSO4.5H2। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इसमें कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं? 5। तो इसमें क्रिस्टलन के जल कितने हैं? 5 हैं। अगला है CaSO4.2H2। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका किसका? जिप्सम का। ये है जिप्सम का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन आए, जिप्सम में कितने क्रिस्टलन के जल होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अगला है CaSO4.12H2 अर्थात आधा जल का अणु है। ये किसका फॉर्मूला है? पीओपी। पीओपी क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसका सूत्र है? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने क्रिस्टलन के जल हैं? तो ये है आधा जल का अणु है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्रिस्टलन का जल। अगला चलते हैं, आगे देखिए। आगे हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात जिसको क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4.1/2H2 अर्थात इसमें आधा जल का अणु होता है। बनता कैसे है? तो जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आइए, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यह है CaSO4.2H2 अर्थात ये क्या है? जिप्सम का सूत्र है। अब देखिए, इनको गर्म करेंगे, देखिए गर्म करेंगे तो जल उड़ेगा, जल बाहर निकलेगा। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया है? CaSO4.12H2। ये तो क्या बन गया है? जिप्सम अर्थात, सॉरी, ये क्या है आपका? पीओपी। क्या है? पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु है। इसमें 2 जल के अणु थे तो आधा जल का अणु तो ये हो गया, और 1.5 जल अणु जो है वो बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में, क्योंकि गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ेगा, तो आधा जल का अणु ये उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आगे हम पढ़ते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग अर्थात यूजेज ऑफ पीओपी। पीओपी के उपयोग, पहली बात, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया है और हड्डी मान लीजिए कोई टूट फूट आ गई है, तो जो डॉक्टर वो क्या करेगा? प्लास्टर बांधेगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है? पट्टी बांधता है जहां पर टूट फूट हुई है। फिर उस पट्टी पर क्या करेगा? वो पाउडर लेगा और उसको पानी में भिगो करके उस पट्टी पर लगाएगा, है ना? तो जो पाउडर वो क्या है? पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब उसको पानी में भिगोकर लगाता है, अब देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका सूत्र क्या था? CaSO4.12H2 अर्थात उसमें आधा जल का अणु था। अब जो डॉक्टर वो भिगो करके लगा रहा है, पानी भिगो करके इस पाउडर में, तो वो क्या कर देगा? इसमें 1.5 जल का अणु और मिला देगा। जब
ये इसमें ये आधा जल का अणु तो ये है और डेड ये हो गया, तो क्या बन जाएगा CaSO4.2H2, अर्थात क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है, कठोर होता है। तो देखिए कुछ समय बाद में जब वो सूख जाता है, मतलब जब डॉक्टर उसको उस पाउडर को भिगो कर उस पट्टी पर लगाता है और कुछ समय बाद में वो सूख जाता है, तो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है ना, मतलब क्या बन गया है, वो जिप्सम बन गया है। और जिप्सम जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2। तो पीओपी का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। अगला देखिए, खिलौना बनाने के लिए, देखिए खिलौना बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है सजावट का सामान बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट है सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चार यूजेज हैं। पहला है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, अगला है खिलौना बनाने के लिए, अगला है सजावट का सामान बनाने के लिए, और लास्ट है सतह को चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। आगे देखिए, आगे ये इंपॉर्टेंट है कि शुक्र जो ग्रह होता है उसका जो वायुमंडल होता है, उसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना होता है। मतलब उनका वायुमंडल में क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या होते हैं, बादल पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस अम्ल के मोटे पीले बादल पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के, ध्यान में रखना है। अब सुनिए, ये होता है पाठ, यहां पर कुछ बताते हैं हम लास्ट में जो पढ़ा है। पहली बात हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। पहली बात हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। इस सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, साधारण नमक अर्थात कॉमन साल्ट बोलते हैं या फिर नमक भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपका क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। फिर हमने पढ़ा था धावन सोडा, धावन सोडे का सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2O। फिर आगे हमने पढ़ा था क्या, पीओपी, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, वो होता है CaSO4 डॉट, आधा जल का अणु होता है इसमें। और फिर हमने पढ़ा था क्या, जिप्सम, जिप्सम का भी ध्यान रखना है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 और .2H2, अर्थात इसमें 10 जल के अणु होते हैं। और एक हमने पढ़ा था विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है CaOCl2। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। दो तीन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। फिर पहला क्वेश्चन आपका, कलर चेंज कर लेता हूं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, यह पूछा गया है। देखिए पीतल जो है या तांबा है, जो तांबा है वो क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। और हम क्या रख रहे हैं, दही या खट्टे पदार्थ। चलो दही या कोई भी खट्टा पदार्थ या फिर दही है, उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और हमने पढ़ा था क्या, कि धातु है जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, एक पदार्थ बनाती है, लवण बनाएगी और साथ में एस्ट्रो गैस देगी। तो देखिए जब ये तांबा जो है ये दही के साथ अभिक्रिया करेगा, अर्थात दही में क्या है, अम्ल है, तो दही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और जो दही है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। या फिर खट्टा दूध बोल दें, कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल।
जिसे अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और हानिकारक पदार्थ बनाता है, जिसे दही और खट्टे पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा, अब देखिए इसमें दही में लैक्टिक अम्ल पाया जा रहा है, तो क्या बनाएगा वो लवण बनाएगा और साथ में H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि Zn की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ कराते हैं, जिंक क्या ये Zn क्या है, एक धातु है, इसको बोलते हैं जिंक, और H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या है, एक लवण है। इसलिए खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। अभी हमने पढ़ा था कि जब धातु के साथ कोई भी अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। देख लीजिए, तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे ये हमारे पास है H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं जिंक के साथ, Zn के साथ। Zn क्या है, धातु है। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4, अतः ये क्या है, जिंक सल्फेट है, लवण है, और साथ में कौन सी गैस बन रही है, H2 गैस से क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। तो कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। जो हमने पार्ट की थ्योरी पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, उन सब में ये क्या है, क्वेश्चन आंसर समाहित है। अगर आपने हमारी ये क्लास देखी है, पिछली 4 क्लास, तो आपको इन प्रश्नों में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आगे देखिए, आगे हमारे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक जो है ए है, कोई धातु यौगिक ए है, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती है, जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, ये हमारे पास क्या है, CaCO3, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं संगमरमर, इसी को बोलते हैं मार्बल, इसी को बोलते हैं चोक, इसके कई नाम है। जब इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं HCl के साथ, अर्थात अम्ल के साथ, और हमने पढ़ा था क्या कि जब अम्ल जो होता है, जब वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो लवण प्लस जल प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सॉरी, लवण प्लस CO2 प्लस H2। ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन होंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया है, ये लवण है, साथ में CO2 बन गई है और साथ में H2O बन गई है। ठीक है, तो ये बना, इसके लिए हमने ये अभिक्रिया लिख दी है। अब इसको संतुलित और कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए Ca इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है। ठीक है, इस तरफ C मतलब कार्बन 1 है, इस तरफ भी 1 है। इस तरफ ऑक्सीजन कितनी है, तो 3 है। इस तरफ कितनी है, तो 2 और 1 3 है। अब चलते हैं हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 1 है। इस तरफ कितना है, 2 है। तो इसको क्या करेंगे, 2 बनाएंगे तो यहां पर 2 लिख देंगे। तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गया है, 2 हो गया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहां पर देखिए क्लोरीन कितना है, तो ये क्लोरीन रहा, और इस तरफ 2 है और इस तरफ भी 2 है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया है, ये क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा एक कंटेंट पसंद आता है तो अपने साथियों को जरूर से शेयर कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ।